मीडिएशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एक बार हम ना ओवरव्यू करने के लिए, आर्बिट्रेशन भी सुना है आपने, मीडिएशन भी सुना है, एक और चीज सुनी होगी कंसिलिएशन। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों सेम है क्या? अगर सेम है तो अलग वर्ड क्यों है? ठीक है, चलो वन बाय वन एक बार डिस्कस करते हैं। मीडिएशन आपको पता होगा कि कुछ बोलता नहीं है, बस बीच में बैठ जाता है। ठीक है, हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं अभी। तो आर्बिट्रेटर क्या करता है फिर? जस्ट लाइक अ कोर्ट, को एक्सपीरियंस पर्सन होता है, अवार्ड देता है। ठीक है, देखो बच्चे, आर्बिट्रेशन क्या होता है? जस्ट लाइक अ कोर्ट इज अ थिंग, जब आर्बिट्रेशन का अवार्ड आता है उसके बाद वो फाइनली सिविल कोर्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, मतलब आर्बिट्रेटर ने अवार्ड दिया, उसके बाद सिविल कोर्ट में जाएगा, फिर उसका एग्जीक्यूशन, और उसके पास पूरी पार वही वाली है जो सिविल कोर्ट के पास होती है। उसकी प्रोसीडिंग्स लिटिल बिट ऑफ कोर्ट जैसी होती है। ठीक है, अब ऐसी हम कंसिलिएशन सोचते हैं। कंसिलिएशन क्या होता है फिर? कंसिलिएटर क्या करता है? नहीं पता? जिसने पढ़ा है आर्बिट्रेशन? और एक इनफॉर्मल तरीके से, वेरी गुड, एक फॉर्मल तरीके से होता है और एक इनफॉर्मल तरीके से होता है। और कंसिलिएशन में कुछ नहीं, जैसे मीडिएशन है उसका और थोड़ा एडवांस वर्जन। मतलब मीडिएशन इज लाइक वेरी चीप, सस्ता। ठीक है, कंसिलिएशन थोड़ा बेटर। कंसिलिएशन में भी आप अपना अपना कंसिलिएटर ला सकते हो, मीडिएटर एक ही होता है। कंसिलिएशन में आप अपना कंसिलिएशन लाओ, आप अपना कंसिलिएटर लाओ, उसके बाद दोनों मिलके एक और कंसिलिएटर अपॉइंट करेंगे और फिर वो प्रोसेस होगी, लेकिन जस्ट लाइक मीडिएशन ही होती है। ठीक है, चलो अब हम देख रहे हैं मीडिएशन। मीडिएशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम इसलिए देख रहे हैं कि वंस अ डिस्प्यूट इज मतलब रेडी फॉर द सेटलमेंट एंड पीपल आर अग्रीइंग कि अब क्या हो सकता है, सेटलमेंट, तो वो कहाँ चले जाते हैं? मीडिएशन में। उनको मीडिएशन में भेज कौन रहा है? जो कमीशन है। ठीक है, कि अब तुम जब मान रहे हो कि तुम्हारे प्रोडक्ट में डिफॉल्ट है, तो मान रहे हो कि 10 लाख का कॉम्पनसेशन ये मांग रहा है तो मैं इसको दे दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाख तुम्हें कम कराना है, तो जाओ मीडिएशन में आपस में बात करो और खत्म करो। ठीक है, मीडिएशन में कुछ नहीं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है, दोनों जने बात करके आओ, फिर अपन आगे दिखेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है। इसको किसने स्टैब्लिश किया है? स्टेट गवर्नमेंट ने। उसको नाम दिया है उन्होंने, क्या? मीडिएशन सेल। मीडिएशन सेल। तो जो कोर्ट होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन, उसके बाहर ही एक रूम बना दिया है उन्होंने, उसको क्या नाम दे दिया? उधर आगे बाहर स्टिकर लगा दिया कि क्या है ये? मीडिएशन सेल। अब टू अटैच ईच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड स्टेट कमीशन ऑफ द स्टेट, तो हर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बाहर क्या बना होगा? एक मीडिएशन सेल। हर स्टेट कमीशन के बाहर क्या बना होगा? एक मीडिएशन सेल। मतलब एक रूम है जिसको उन्होंने क्या नाम दे दिया है? मीडिएशन सेल। अब कंज्यूमर मीडिएशन सेल सेम सेंट्रल गवर्नमेंट कहां बना के देगी? नेशनल कमीशन के बाहर। स्टेट गवर्नमेंट मीडिएशन सेल कहां कहां बनाएगी? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में और स्टेट कमीशन में। सेंट्रल गवर्नमेंट मीडिएशन सेल कहां कहां बनाएगी? नेशनल कमीशन में। कंज्यूमर मीडिएशन सेल में है कौन कौन? पहला पॉइंट क्या लिखा है? लिस्ट ऑफ एम्पैनल्ड मीडिएटर्स। मतलब मीडिएशन सेल में कौन कौन होते हैं? बहुत सारे मीडिएटर्स। एम्पैनल्ड मतलब पैनल होती है उनकी, लिस्ट है, उसमें कौन बैठ रहा है? मीडिएटर। ठीक है, फिर एक लिस्ट बनती है कितने केसेस अभी तक उस सेल ने हैंडल किए हैं, तो लिस्ट ऑफ केसेस हैंडल बाय द सेल। फिर जितने केसेस उन्होंने हैंडल किए उनके पूरे रिकॉर्ड्स और एनी अदर इंफॉर्मेशन। तो मीडिएशन सेल में क्या क्या है बच्चे? मीडिएटर्स की लिस्ट, केसेस हैंडल करने की लिस्ट, रिकॉर्ड्स की लिस्ट और एनी अदर इंफॉर्मेशन। सिर्फ यही है मीडिएशन सेल में। एवरी कंज्यूमर मीडिएशन सेल क्या देगा? एक क्वार्टरली रिपोर्ट। किसको देगा? अपने डिस्ट्रिक्ट कमीशन को या स्टेट कमीशन को, नेशनल, जहां पे भी वो अटैच्ड है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बाहर जो मीडिएशन सेल है वो रिपोर्ट किसको देगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। स्टेट कमीशन के बाहर जो मीडिएशन सेल है नेशनल कमीशन के, नेशनल कमीशन वाली मीडिएशन सेल किसने बनाई है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकी ड्यूटी क्या है? ड्यूटी ऑफ द मीडिएटर की सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज उनको करने। पहली, एनी, अच्छा कैसे फैक्ट्स? कि उनका कोई पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं है उन पार्टीज से।
ठीक है। अब मैं एक मीडिएशन सेल में एक वकील बैठी हुई हूँ जहां मीडिएटर, वहां पे आप ही का कोई कंज्यूमर केस आ गया, तो हम तो आपस में जानते हैं ना, हमारा कुछ ना कुछ रिलेशन है, प्रोफेशनल रिलेशन है, तो वो चीज मुझे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका पर्सनल, प्रोफेशनल, कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इन द आउटकम ऑफ द कंज्यूमर डिस्प्यूट, देयर माइट बी चांसेस कि मैं आपके फेवर में ही बात करूं, ठीक है। इसीलिए द सर्कमस्टेंस विच में गिव राइज टू अ जस्टिफिएबल डाउट टू हिज इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी एंड सच अदर फैक्ट्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। सेकेंड पॉइंट का मतलब है ऐसे कोई भी पॉइंट जहां से हम देख सके कि यार शायद ये इम्पार्शियल हो सकता है, शायद इसके पड़ोसी है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, पर इसके पड़ोस, शायद इसके जात के लोग हैं, शायद इसके देश के, इसके एरिया के लोग हैं, या इसके सिटी के लोग, कुछ ना कुछ इसका कोई रिलेशन है इनके साथ, तो इसलिए उसको वो चीज डिस्क्लोज कर देनी पड़ेगी जहां पे कोई डाउट ना आ सके कि वो इम्पार्शियल है, ठीक है। कभी क्या होता है ना, इम्पार्शियल होते नहीं है लेकिन अदर पार्टीज क्या बोलने लगती हैं कि अरे ये तो पार्शियल हो रहा है, इसका ना रिलेटिव लगता है, हाँ हाँ दोनों जैन है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, हाँ हाँ दोनों सिंधी हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो ये चीज आपको पहले डिस्क्लोज कर देनी है, ठीक है। तो क्या क्या डिस्क्लोज करेगा, कोई पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द आउटकम ऑफ द कंज्यूमर डिस्प्यूट। दूसरा, ऐसे कोई भी सर्कमस्टेंसेस विच में गिव राइज इंडिपेंडेंट जस्टिफिएबल डाउट्स, अब उसकी इंडिपेंडेंस को और उसकी इम्पार्शियलिटी को, ठीक है, और एनी अदर फैक्ट्स जो रेगुलेशंस में लिखे हो। अब लिखा है रिप्लेसमेंट, तो अगर कमीशन डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, नेशनल हो, सेटिस्फाइड हो कि हाँ मीडिएटर और ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी अदर पर्सन इंक्लूडिंग द पार्टीज टू कंप्लेन, तो उनको लगेगा तो वो मीडिएटर को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। मतलब अगर बता दिया मैंने कि यार इसका तो इसके साथ रिश्ता है, तो फिर वो तुरंत तुरंत उसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। प्रोसीजर ऑफ मीडिएशन एक बार मैं बता देती हूँ, इन लोग भी क्या फॉलो करते हैं, गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, वहां पे रीड लिख लो। सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन में कुछ नहीं, मार्क करो, अगर इफ एन अग्रीमेंट आ गए हैं वो लोग कि भैया अब सेटलमेंट करना है, तो एक सेटलमेंट रिपोर्ट्स, एक सेटलमेंट अग्रीमेंट बन जाएगा और फिर वो कमीशंस को क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ सेटलमेंट इन पासिंग, जो भी बात होती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन के मीडिएशन सेल में, वो रिकॉर्ड होगी। सेटलमेंट ऑफ द इश्यूज व्हिच हैज बीन सोच्ड एंड कंटिन्यू टू हियर अदर इश्यूज इन्वॉल्वड इन द कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो मेन बात सेटल हो गई, अब और दिक्कत है तो आ जाओ कमीशन में, हम आगे की बात सुन लेंगे। इतना ही था मीडिएशन सेल। अगर पूछा जाए मीडिएशन सेल क्या है, तो आपको पहले बताना है कि हर कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन के लिए मीडिएशन बनता है, हर कमीशन के बाहर एक मीडिएशन सेल अटैच्ड है, ठीक है। क्या है, अटैच्ड है। नेशनल कमीशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक मीडिएशन सेल अटैच कर देता है। मीडिएशन सेल में होता कौन है, लिस्ट ऑफ एम्पैनल्ड मीडिएटर्स, लिस्ट ऑफ केसेस हैंडल्ड बाय देम, रिकॉर्ड्स, और लास्ट में एनी अदर इंफॉर्मेशन। उसके बाद है सर्टेन फैक्ट्स विच आर टू बी डिस्क्लोज बाय मीडिएटर। एक पहला हो गया उसकी पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, फिर एनी अदर सर्कमस्टेंस विच में गिव राइज टू जस्टिफिएबल डाउट्स अबाउट हिज इंडिपेंडेंसी एंड इम्पार्शियलिटी, और उसके बाद एनी अदर इंफॉर्मेशन। इतना सबको समझ गए। उसके बाद हाँ, उसको एक क्वार्टरली रिपोर्ट देनी होती है टू इट्स कमीशन, फिर चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं, यही सारी चीजें, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा हमारा प्रोडक्ट लायबिलिटी, ठीक है। प्रोडक्ट लायबिलिटी की आपको चेयर दिख रही है, क्या हो गई है, टूट गई है, ठीक है। तो बच्चे ये एक आदमी था, आदमी का नाम क्या रखे, नहीं इतना बड़ा नाम नहीं, छोटू नाम, बिज्जू। बिज्जू ने क्या किया, जाके ग्लू लेके आया। क्यों, क्योंकि उसने तुरंत एक एडवर्टीजमेंट देखी जिसमें लिखा था कि आप कुछ भी इससे चिपका सकते हो, ठीक है, एनीथिंग कैन बी स्टिक्ड बाय इट, और उसमें ऐसा लिखा था कि इतने अच्छे से फिक्स हो जाएगी कि इट विल बी कंटिन्यू टू बी स्टिक्ड फॉर एवर। ये उनकी स्टेटमेंट थी। अब अगर मैं आपको बोल दूं कंटिन्यू टू बी स्टिक्ड फॉर एवर, मतलब आपको क्या लगेगा कि यार कुर्सी टूटी है, टांग कुर्सी की जो टूटी है वो लगाएंगे तो लग जाएगी, ठीक है। तो ये लेके आया बिज्जू, और उसने क्या किया यहाँ पे, टकला आके आपकी नींद खुल गई नहीं। बिज्जू बिज्जू लेके आया चेयर, और उसने ग्लू लेके आया और उसने चेयर पे स्टिक कर दी। ये करते 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 यहाँ पे भी थोड़ी ग्लू लग गई, और उसने बोला मस्त चिपक गया, वो उस पर बैठ गया। बैठ गया तो हमेशा के लिए क्या हो गया, चिपक गया वो, ठीक है। अब वो उसने ऑयल लगाया, गर्म पानी किया, मतलब आप
आपको आइडियाज क्या क्या आ रहा है? अगर ग्लू लग जाती है हाथ में, फेविक्विक जो होती है वो लग जाती है, तो ऑयल लगाते हैं हम, पानी लगाते हैं, गर्म पानी में बहुत देर तक हाथ डालते हैं, मॉइस्चराइजर, सोप यूज कर सकते हैं, मतलब क्या, डिओड्रेंट, लेमन यूज किया, इसने सब यूज किया, लेकिन अल्टीमेटली वो यहाँ से नहीं निकल पाया, वो डॉक्टर्स के पास गया, कुछ नहीं, मतलब आप सोचो उसकी बम शायद हमको काटनी पड़ जाएगी तभी वो निकलेगा, इतनी उसकी खतरनाक स्टिक हो चुकी थी। अल्टीमेटली वो कहाँ गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में गया कि तुमने क्या ग्लू बनाई है कि भाई ऐसा चिपक गया है कि इंसान निकल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो उनके जो, हाँ वही मतलब सोल्यूशन ढूंढने पड़ रहे हैं ना, अल्टीमेटली वो 3 दिन तक चिपका हुआ है यार कुर्सी में। तो अब अल्टीमेटली जो उनका स्टेट में जब वो गया तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी के केस में कमीशन ने उस पर केस लगाया कि आपने क्लियर कट हमको डिस्क्रिप्शंस नहीं दिए हैं, कंटिन्यू टू स्टिक फॉर एवर में डिस्क्लेमर होने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए दैट इट शुड बी स्किन से दूर रहो, यूज ग्लव्स वाइल यूजिंग इट, मतलब वैसे प्लास्टिक क्लॉथ्स पहन लो या वॉट एवर, आपको उतने इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए थे। जब हम हेयर कलर लाते हैं बच्चे, हेयर कलर में इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि आपके हाथ खराब हो सकते हैं या फिर बर्न हो सकता है आपका हाथ, तो अभी ग्लव्स पहन के वो करते हैं क्योंकि वो इतनी इतनी वार्म होती है वो कि आपके हाथ एक्चुअली में जल सकते हैं। ठीक है, और सेंसिटिव स्किन हो तो और, तो वो इंस्ट्रक्शंस के साथ आना चाहिए। तो ग्लू विदाउट इंस्ट्रक्शंस आया था, एडवर्टीजमेंट में भी कहीं पे भी इतना सा भी नोट नहीं था, तो क्या राइज हो गई उस पर्सन की, मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट लाइबिलिटी। ठीक है, तो हम वही समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है प्रोडक्ट लाइबिलिटी। प्रोडक्ट लाइबिलिटी यानी प्रोडक्ट में अगर कोई डिफॉल्ट है, कोई डिफेक्ट है, सर्विस में कोई डेफिशिएंसी है, तो अल्टीमेटली लाइबल कौन रहेगा। ठीक है, तो पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज प्रोडक्ट लाइबिलिटी। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है शैल अप्लाई टू एवरी क्लेम एवरी फॉर कॉम्पनसेशन अंडर प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन बाय कंप्लेनेंट, जहां पे उसको क्या हुआ है, कोई भी हार्म by the defective product manufactured by a product manufacturer या service by a product service provider और sold by product seller। मतलब कि प्रोडक्ट लाइबिलिटी किन किन के अगेंस्ट अराइज हो सकती है, मैन्युफैक्चरर के, सर्विस प्रोवाइडर के और सेलर के। अब आपको मैन्युफैक्चरर तो समझ आ गया होगा एग्जाम्पल से, सेलर कब होता है लाइबल? तो सेल करता है, तो तुम ये पाउच लेके आई हो, इसमें अगर तुम्हारी कुछ खराबी निकली तो तुम जिसने सेल किया उसको जाके मारोगी क्या? तो फिर किससे? तो उसने नहीं बनाया है ना प्रोडक्ट, रिफंड रिप्लेसमेंट क्यों मांगोगे? उसने अगर आपको कोई वारंटी गारंटी अपनी अपने उसमें दम पे दे के दियो कि अरे मेरी गारंटी है मेरी गारंटी, तब सेलर भी लायबल हो सकता है। एक्चुअली होता क्या था ना, हर कोई क्या कर रहा था, माल खरीद के आ रहा था और बेच रहा था, और फिर गड़बड़ हो रही थी तो क्या कहते हैं, हमने तो नहीं बनाया, हमने थोड़ी बनाया, जाके मैन्युफैक्चरर से बात करो। लेकिन कुछ क्लेम्स खुद सेलर भी करता है, चाहे वो बोल देता है कि आप ले जाओ, बिल्कुल टूटा नहीं है, बिल्कुल खराब नहीं है, और देखा तो एक्चुअली में खराब निकला, मतलब तुम्हारे पास 4 प्रोडक्ट रखे हैं उस चीज के, एक खराब निकला तो उसको तुरंत तुरंत रिप्लेस करके देना पड़ेगा, या फिर वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है किसी तरीके से, तो फिर यहाँ पे कौन लाइबल हो जाता है? सेलर। या वारंटी गारंटी दे देता है तभी भी कौन लाइबल हो जाता है? सेलर। तो अब एक चीज याद रखो सबसे पहले कि कोई भी क्लेम हो कि ये प्रोडक्ट क्या है, डिफेक्ट है, ये सर्विस क्या है, डेफिशिएंट है, तो हम किसके अगेंस्ट जाएंगे? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और प्रोडक्ट सेलर। किसी भी तीनों में किसी ना किसी की लाइबिलिटी अराइज होगी। व्हाट इज प्रोडक्ट लाइबिलिटी? प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंक्लूड्स डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी अदर देन द प्रोडक्ट इटसेल्फ। मतलब कि अभी जैसे वो बंदा ग्लू लेके आया, ठीक है, डैमेज कौन हुआ? वो खुद हुआ, और उसकी चेयर भी डैमेज और हो गई। ठीक है, पर्सनल इंजरी हुई उसको बम में, ठीक है, इलनेस और या फिर डेथ हो गई। ठीक है, मेंटल अगोनी, मेंटल अगोनी यानी मेंटल स्ट्रेस, वहां लिख लो स्ट्रेस, या फिर इमोशनल डिस्ट्रेस अटेंडेंट टू पर्सनल इंजरी, इलनेस और डैमेज टू ए प्रॉपर्टी, और any loss of consortium of services और loss of result from the harm और सब clause, जैसे ऊपर गुड्स के लिए लिखा है वैसे लास्ट वाला किसके लिए है? सर्विस। एनी लॉस यानी बहुत सारी सर्विसेज ली थी, उसमें से कुछ ना कुछ हमको लॉस हो गया। ठीक है, चलो सबसे पहले हम याद करते हैं प्रोडक्ट लाइबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है। बच्चे क्या क्या इंक्लूड होता है? डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी, इवन प्रोडक्ट अदर देन द प्रोडक्ट इटसेल्फ। उसके बाद फिर पर्सनल इंजरी, इलनेस और डेथ, ये सारे वर्ड्स एज इट इज आपको याद होने चाहिए। उसके बाद मेंटल अगोनी और इमोशनल
डिस्ट्रेस, और लास्ट एनी लॉस इन द कंजोर्टियम ऑफ सर्विसेज। क्लियर है? फिर से एक बार, प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंक्लूड्स any damage to any property other than product itself. दूसरा, personal injury, illness, death, or mental agony, emotional distress, or any other concept of services. Clear है? Shall not include, क्या include नहीं करेगा, स्टार मार्क करिए, shall not include any harm caused to a product itself or any damage to the property on account of breach of warranty conditions or any commercial or economic losses इंक्लूडिंग एनी डायरेक्ट इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल लॉस रिलेटिंग दैट। मतलब कि अगर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे, अगर आपको बोला गया था कि कुछ भी खराब होगी तो वारंटी हो जाएगी, मतलब रिप्लेस करके वो दे रहा है, तो फिर आप क्लेम डैमेज प्रोडक्ट लाइबिलिटी करने के लिए नहीं जाओगे। केटली लेके आए ये सोच के कि गर्म पानी रोज करके ग्रीन टी पियेंगे, उसमें गर्म पानी ही नहीं हो रहा, जाके केटली आपने क्या कर ली, रिप्लेस कर ली। अब इसके लिए प्रोडक्ट लाइबिलिटी आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि आपको वारंटी मिली थी, अगर नहीं चलेगी तो हम रिप्लेस करके दे देंगे। ठीक है, तो ये चीज हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसमें। क्लियर है सबको? चलो, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन समझा रहे हैं, वही लिखा हुआ है। एक्शन में भी ब्रॉड बाय कौन लेके आता है? कंप्लेनेंट। किसके लिए? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के अगेंस्ट, प्रोडक्ट सर्विसेज के, सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट, और प्रोडक्ट सेलर के। अब बच्चे, या तो वो आपसे इस चीज को लेके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, या तो आपको एक केस स्टडी बना के दे देगा कि एक बंदा आया, उसने मेडिसिन लेके आया, मेडिसिन खाई और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, सपोज। तो अब इस चीज में प्रोडक्ट लाइबिलिटी अराइज होगी तो किसकी लड़ाई, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ, प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंक्लूड्स डेथ। ठीक है, तो नाउ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट सेलर और सर्विस प्रोवाइडर कैन क्लेम दिस, मतलब उसके अगेंस्ट हम ये चीज का क्लेम कॉम्पनसेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एक एक तरीके से वो बताएंगे कि मैन्युफैक्चर की कब कब लाइबिलिटी हो, सर्विस प्रोवाइडर कब कब लाइबिलिटी, और प्रोडक्ट सेलर की कब कब लाइबिलिटी होती है। चलो, मैन्युफैक्चरर की कब होगी? जब उसमें ऑब्वियसली क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, या फिर डिजाइन में डिफेक्ट है, ऐसा डिफेक्ट है कि नुकीली सी डिजाइन है, आखिर लग रही है हमको। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज अ डिविएशन, डिविएशन यानी कमी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशंस आपने नहीं दिए हैं, तो लाइबल कौन होगा? मैन्युफैक्चरर। मतलब कि आपको बताना था इसमें कितना ग्राम का प्रोटीन है, कितने ग्राम के कार्ब्स हैं, कितने ग्राम का शुगर है, वो आपने नहीं बताया, तो अल्टीमेटली कौन लाइबल होगा? मैन्युफैक्चरर। द प्रोडक्ट डज नॉट कंफर्म टू एक्सप्रेस वारंटी, उसमें नहीं है कोई वारंटी। द प्रोडक्ट फेल्स टू एडिक्वेट इंस्ट्रक्शंस, तो अभी आपको मैंने कुर्सी वाला एग्जांपल दिया, ग्लू वाला, उसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हुए हैं फॉर द करेक्ट यूसेज टू प्रिवेंट एनी हार्म और एनी वॉन। लिखा होता है बच्चे 3 साल से छोटे बच्चों को ये चीजें नहीं देनी है, हर जगह डिस्क्लेमर होता है, तो दैट इज एन इंस्ट्रक्शन। दवाइयों में भी होता है कि 3 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है। गेम्स में बहुत सारा, जब आजकल टॉयज जितने आ रहे हैं उसमें क्लियरली लिख दिया है कि ये इन बच्चों को नहीं देना है, तो वो चीज इंस्ट्रक्शंस में कवर हो जाती ताकि कोई भी हार्म डैमेज किसी को ना हो। और फिर लास्ट में है, a product manager shall be liable for product even if he proved that he was not negligent or fraudulent or making स्टार मार्क करो। वो बोल देगा नहीं, मैंने तो ध्यान से बनाया है, कुछ भी डिफेक्ट नहीं है, कुछ भी स्पेसिफिकेशन में नहीं है, लेकिन फिर भी है, तो भी तुम लाइबल रहोगे। तो देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कितना लेवल तक का प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, चलो अपन याद करते हैं, स्टार मार्क करो, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कब कब लाइबल होता है? सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, दूसरा डिजाइन डिफेक्ट, तीसरा स्पेसिफिकेशंस नहीं है, चौथा वारंटी एक्सप्रेस नहीं है तो अल्टीमेटली वही लाइबल होगा, और लास्ट इंस्ट्रक्शंस, एडिक्वेट इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं फॉर द यूसेज टू प्रिवेंट एनी हार्म। क्लियर है? चलो, अलमस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर में कौन कौन कवर होगा? क्या डिजाइन? डिस्क्लेमर के लिए दूसरा वर्ड याद कराया था, कहाँ ध्यान है? कहाँ ध्यान है? नहीं पढ़ रहे हम?
चलो नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। द सर्विस प्रोवाइडर को अब हम कब कब लाइबल ठहराते हैं? द सर्विस प्रोवाइडेड बाय हिम, उसमें क्या है? फॉल्ट है। ऑब्वियसली अपन ने याद किए थे डेफिशिएंसी की डेफिनेशन, फॉल्ट, शॉर्टकमिंग, इम्परफेक्शन, वही है। इम्परफेक्ट है सर्विस, या फिर डेफिशिएंट है, या फिर इनएडिक्वेट इन क्वालिटी, नेचर और मैनर ऑफ द परफॉर्मेंस व्हिच रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। सर्विस लेने गए थे, थिएटर गए थे, सर्विस है, ठीक है। मूवी की जो स्क्रीन है, पे कर रहे हो हाई लेवल 260 रुपीज पर सीट, ठीक है, स्क्रीन ही बेकार दे रहे हैं वो आपको, उसके बाद आप क्लेम कर सकते हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, ठीक है। फॉल्टी है, याद कर लो, सर्विस क्या है? फॉल्टी, इम्परफेक्ट, डेफिशिएंट और इनएडिक्वेट इन क्वालिटी और नेचर। क्या क्या है बच्चे? पहला पॉइंट फॉल्टी, इम्परफेक्शन, डेफिशिएंट और इनएडिक्वेट इन क्वालिटी और नेचर। चलो सेकेंड पॉइंट, एक्ट ऑफ क्या है? ओमिशन। भूल गए बताना कि यार यहाँ पे भी दर्द है, ये भी चीज ठीक करनी है। कमीशन, नेग्लिजेंस, कॉन्शियस विथ होल्डिंग एनी इंफॉर्मेशन विच कॉज्ड हार्म। अब देखो ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बुटीक्स में, ठीक है। जब बुटीक वगैरह में, अगर तुम लोग भी अपने सूट कोड बनवाए कभी, कभी कोई दिक्कत गई? नहीं गई, ठीक है, लड़कियों को बहुत जाती है। अब क्या होता है ना, बुटीक गए, ठीक है, आपने मेजरमेंट्स लिए, कहीं मेजरमेंट लेना भूल गए, उसको अपने हिसाब से, मतलब फुल स्लीव बनानी थी, यहाँ तक की स्लीव ले ली, यहाँ की आपने यहाँ इतना टाइट बना दिया, क्या है उसके साइड से? ओमिशन, नेग्लिजेंस, क्लियर कट, ठीक है। कमीशन, जानबूझ के कमिट कर दिया, लिखवाया था ये साइज होना है या ये मटेरियल चाहिए, तो जानबूझ के वो मटेरियल, अगर मैंने उसको बोल दिया ये सिल्क मटेरियल मुझे सूट नहीं करता है, जस्ट वांट समथिंग एल्स, मेरी स्किन को अफेक्ट करता है, जानबूझ के उसने क्या लगा दिया है? सिल्क का मटेरियल कहीं कहीं लगा दिया है, ठीक है। या फिर नेग्लिजेंस है, ऑब्वियसली पता होने के बाद भी क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है। और अब जब कर दी है गलती, तो कॉन्शियसली उसे क्या कर रहे हैं? विथ होल्ड कर रहे हैं, मतलब वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर रहे हैं। जैसे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, अब लंबी सी साड़ी बनवाई है, कहीं ना कहीं उसमें होल हो गया है, लेकिन वो आपको क्या बता नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? सर्विस में डेफिशिएंसी, ठीक है। पहला वाला पॉइंट क्या याद करा है? सर्विस क्या है? फॉल्टी, इम्परफेक्ट, डेफिशिएंट और इनएडिक्वेट इन नेचर ऑफ क्वालिटी एंड नेचर, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में याद करो, एक्ट ऑफ ओमिशन, कमीशन, नेग्लिजेंस और कॉन्शियसनेस विथ होल्डिंग एनी इंफॉर्मेशन विच कॉज्ड हार्म, ठीक है। फेशियल कराने गए, आंख बंद होती है उसमें, ठीक है, कराने गए, नोज के वहां स्टीम दे देते, जला दिया, और बता ही नहीं रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं, जगह हर गए मिरर में देखा तो जला दिया है, ठीक है। तो ये क्या किया उसने? विथ होल्ड की अपनी इंफॉर्मेशन और कॉन्शियसली, ठीक है। द सर्विस प्रोवाइडर डिड नॉट इशू एडिक्वेट इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग टू प्रिवेंट एनी हार्म, बताया ही नहीं, इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, तो सेम चीज गुड्स जैसी है। उसके बाद सर्विस डिड नॉट कंफर्म टू एनी एक्सप्रेस वारंटी और टर्म्स एंड कंडीशन, ये भी गुड्स जैसी है, मतलब मैन्युफैक्चरर जैसी है। चलो एक बार सर्विस वाला याद करते हैं। पहला वाला क्या है? व्हेन सर्विस इज फॉल्टी, इम्परफेक्ट, डेफिशिएंट, इनएडिक्वेट और, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है? एक्ट ऑफ ओमिशन, कमीशन, नेग्लिजेंस, कॉन्शियसनेस विद होल्डिंग द इंफॉर्मेशन। फिर थर्ड वाला क्या है? एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन नहीं दिए और एक्सप्रेस वारंटी नहीं दी, ठीक है। शाश्वत प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरर में क्या था? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, डिजाइन डिफेक्ट, नहीं, एक्सप्रेस वार्निंग, नहीं, हाँ, ठीक है। एक और पॉइंट है ख्वाहिश, एक और पॉइंट क्या रह गया इसका? डिविएशन इन स्पेसिफिकेशंस, मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन, और कोई तो नहीं छूटा ना? चलो ठीक है, सबको याद हो गया, अब सर्विस वाले भी याद हो गए और गुड्स वाले भी। चलो नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट सेलर। A product seller who is not a product manufacturer shall be liable in a product liability action if, ठीक है। अब कब होगा? जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर नहीं है तो वो क्या है? प्रोडक्ट सेलर है, ठीक है सब। अब जब उसने क्या किया? सब्सटैंशियल कंट्रोल ओवर ले लिया है डिजाइनिंग में, टेस्टिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, पैकेज में, लाइबलिंग में ऑफ द प्रोडक्ट दैट कॉज हार्म। अब कई बार लोग सिर्फ क्या कराते हैं? थोड़ा बहुत मटेरियल बनाते हैं, ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्ट आप बनाते हो, ठीक है। अब कोई है जो बहुत सारे सूट बनाने वाले लोग हैं, कपड़ा कोई और बनाएगा, वो थान का कपड़ा लेके बहुत सारे सूट बनाएंगे और फिर बेचेंगे, तभी भी कौन लायबल होगा? प्रोडक्ट सेलर,
ठीक है। तो जब उसने सब्सटैंशियल सब्सटैंशियल यानी कुछ परसेंटेज का क्या ले रखा है, कंट्रोल ओवर ले रखा है। ठीक है, कंट्रोल ओवर किस किस में ले रखा है, डिजाइनिंग में, टेस्टिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, पैकेजिंग में और लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब वो अल्टीमेटली खुद का लेबल लगाता है। ही हैज ऑल्टर्ड और मॉडिफाइड अ प्रोडक्ट and such alteration or modification was substantial factor of causing the harm। प्रोडक्ट में क्या किया, जूस लेके आया है और क्या मिला दिया है, पानी मिला दिया है, और फिर क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब पानी मिलाने से वो इतने दिन चल नहीं पा रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, अल्टीमेटली पीने से कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो रहा है स्टमक में। तो अफेक्ट हमको किससे हो रहा है, पानी मिलाने से। तो ऑल्टरेशन किसने किए हैं, प्रोडक्ट सेलर ने। तो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के पास जाएंगे क्या, नहीं। सब्सटैंशियली जो ऑल्टरेशंस आए हैं उससे अफेक्ट हो रहा है, तो हम किसके पास जा रहे हैं, प्रोडक्ट सेलर के पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, ही हैज ऑल्टर्ड हो गया, एक्सरसाइज सब्सटैंशियल कंट्रोल ओवर हो गया, और फिर सी पॉइंट, ही हैज मेड और an express warranty of the product independent of any express warranty made by manufacturer and such product failed to conform to express। manufacturer ने express warranty दी थी लेकिन seller क्या कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं express warranty। और ऐसा होता है कि आपको कई बार मैन्युफैक्चरर वारंटी देता है। ठीक है, दो चीजें होती है बच्चे, वारंटी और गारंटी। वारंटी क्या होता है, वो तो गारंटी में भी रहता है ना, इतने टाइम तक मिलेगी। रिप्लेसमेंट। तो गारंटी में क्या होता है, रिफंड। तो प्रोडक्ट क्या करते हैं फिर हम, वेरी गुड वेरी गुड। वारंटी में प्रोडक्ट रिपेयर होके मिलता है, गारंटी में प्रोडक्ट रिप्लेस होके मिलता है। कभी भी गारंटी आपको इजीली नहीं मिलती है, सबसे ज्यादा इजीली क्या मिलती है, वारंटी। वारंटी में क्या होता है, रिपेयर करके मिलता है, गारंटी में क्या होता है, रिप्लेस करके मिलता है। क्लियर है सबको, चलो। तो अगर एक्सप्रेस वारंटी मैन्युफैक्चरर ने दी थी कि कोई भी डिफेक्ट होगा इसको रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी है, प्रोडक्ट सेलर की, लेकिन प्रोडक्ट सेलर क्या कर रहा है, एक्सप्रेस वारंटी ही नहीं दे रहा है आपको। ठीक है, तो लाइबल कौन होगा, प्रोडक्ट सेलर। लाइबल कौन होगा, प्रोडक्ट, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने तो दी थी ना एक्सप्रेस वारंटी, सेलर ने आप तक नहीं पहुंचाई। ठीक है, द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड बाय हिम एंड द आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सच प्रोडक्ट इज नॉट नोन। पता ही नहीं है मैन्युफैक्चरर कौन है, तो भाई माल किससे लेके आया तेरे को भी नहीं पता, तो तू ही लाइबल होएगा। ठीक है, he has failed to exercise a reasonable care in assembling, inspecting or maintaining such product। He did not pass any warning instructions of the product manufacturer regarding the danger involved। medicines लेने जाते हैं नींद की गोलियां, strict instructions हर फार्मिस्ट वाला बंदा हमको देता है कि भैया ये इस समय लेना, खाने के बाद लेना, या फिर ये इसका हमको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए वगैरह वगैरह। अगर वो इंस्ट्रक्शंस उसने पास ऑन नहीं किए जो मैन्युफैक्चरर ने दिए थे, तो भी कौन लाइबल होगा, प्रोडक्ट सेलर। क्लियर है। तो अगर आप कोई भी क्रीम खरीदते हो, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली जिसमें मैन्युफैक्चरर ने कुछ एक नोट लिख के दिया है अलग से प्रोडक्ट सेलर्स को, तो प्रोडक्ट सेलर की जिम्मेदारी है वो नोट्स हर बार वो कस्टमर तक पास ऑन होने चाहिए। ठीक है, एक बार प्रोडक्ट सेलर की याद करते हैं, इसके पॉइंट थोड़े से बड़े हैं पर हैं बहुत इजी। पहला वाला क्या है, जब प्रोडक्ट सेलर ने क्या किया है, सब्सटैंशियल कंट्रोल ले लिया है, किस में, डिजाइनिंग, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। ठीक है, या फिर उसने क्या कर दिया, ऑल्टर और मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है, प्रोडक्ट को, और सच ऑल्टरेशन से ही क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, उसने एक्सप्रेस वारंटी नहीं की जो मैन्युफैक्चरर ने दी थी। उसके बाद क्या है बच्चे, प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है लेकिन मैन्युफैक्चरर नोन नहीं है। और लास्ट वाला, उसने रीजनेबल केयर नहीं की है असेंबलिंग, इंस्पेक्टिंग और मेंटेनिंग में, और इंस्ट्रक्शंस जो दिए थे मैन्युफैक्चरर ने वो भी उसने पास ऑन नहीं किए। क्लियर है सबको, ये याद हो गया। चलो, जय श्री। प्रोडक्ट सेलर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर कब लाइबल रहेगा, मैं प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर पूछ रही हूँ। नहीं, इधर आगे आगे बैठ, पीछे क्यों चली गई है यार, थोड़े दिनों में फिर आगे आ जाती है फिर पीछे चली जाती है। तबीयत खराब है क्या, चलो
अब बच्चे टॉपिक है एक्सेप्शंस टू अ प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन, मतलब हर बार तुम कंज्यूमर्स आके हमारे सर पे खड़े होके नहीं बोल सकते नहीं नहीं हमें तो प्रोटेक्शन है तुम ही लाइबल रहोगे, हमें तो प्रोटेक्शन है तुम ही लाइबल रहोगे, हर बार ऐसा नहीं होता, हर चीज के एक्सेप्शन होते हैं। तो जनरली हमने तीन चीजें याद की, मैन्युफैक्चर कब रहता है, सेलर कब रहता है, सर्विस प्रोवाइडर कब रहता है और सेलर कब रहता है। अब हम देख रहे हैं कि ये एक्शन इन तीनों के अगेंस्ट स्पेसिफिकली बोल रहा है प्रोडक्ट लायबिलिटी कैन नॉट बी हेल्ड अगेंस्ट द प्रोडक्ट सेलर इफ एट द टाइम ऑफ हार्म द प्रोडक्ट वाज मिसयूज, ऑल्टर्ड और मॉडिफाइड। अब खुद मैं आके पानी मिला के पी रही हूं तो सेलर को लाइबल ठहराऊंगी क्या? नहीं। तो वही चीज वो कह रहे हैं कि कब हम सेलर को लाइबल नहीं ठहराते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट, एम्प्लॉयर लाइबिलिटी, मैं आपको साइड में पॉइंट्स लिखवा दूंगी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट एम्प्लॉयर लाइबिलिटी। अब क्या हुआ है, एक फैक्ट्री परचेजर था, ठीक है, अ फैक्ट्री परचेजेस केमिकल फॉर क्लीनिंग मशीनरी, ठीक है, उसने अपनी मशीन साफ करने के लिए क्या लिया, एक केमिकल लिया। द मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, क्लियर कट उसने बता दिया, बट द एम्प्लॉयर नेवर ट्रेन्ड वर्कर्स, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चे कि केमिकल लेके आया मैन्युफैक्चर, मतलब द ओनर गया दुकान, भैया एक केमिकल देना, ठीक है, काई के लिए केमिकल चाहिए, हमको अपनी मशीन साफ करना। उसने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए, भैया अपने ट्रेनर अपने वर्कर्स को बोलना ग्लव्स पहन के क्लीन करे, ये अच्छा केमिकल नहीं है, इतना इजीली इसको यूज नहीं करते इसको, इस तरीके से उसने सारे इंस्ट्रक्शन उसको दिए हैं। ये आया हाँ ले लो साफ कर दो ना, इसने कोई इंस्ट्रक्शन पास ऑन के कुछ भी नहीं किया। द वर्कर्स गेट इंजर्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर यूज, मैन्युफैक्चर्ड इजंट लाइबल, द एम्प्लॉयर इज, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शंस किसने दिए थे बच्चे, मैन्युफैक्चरर ने, ठीक है, कि भैया इसके क्या है सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, लेकिन एम्प्लॉयर ने क्या किया, पास ऑन नहीं किया। तो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर जिसने केमिकल प्रोडक्ट बनाया था उसको लाइबल हम नहीं ठहरा सकते, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉयर की। अब बच्चे पॉइंट देखिए, आप पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि द प्रोडक्ट वाज परचेज बाय एन employer for use at the workplace, but the product manufacturer had provided warnings and instructions to such employer, hence the employer will be liable and manufacturer will not be liable। मार्क करके ऊपर लिखो employer responsibility, लिखो या साइड में लिख लो, जहां आपको लिखना है लिखना। लिखा। Next, component in the end product. A tire manufacturer sells high quality tires to a car company with safety warnings. ठीक है, car company ignores these warnings and install them incorrectly, causing an accident. Tire manufacturer isn't liable, the car company is. ठीक है, क्योंकि टायर लगाने वाले कौन थे, कंपनी, और इनकरेक्ट वे में उसके इंस्ट्रक्शंस बिना सुने उन्होंने क्या कर दिए, टायर लगा दिए, अल्टीमेटली एक्सीडेंट हुआ, तो मैन्युफैक्चरर लाइबल यहाँ पे नहीं होएगा, ठीक है। द प्रोडक्ट वाज सोल्ड एज अ कंपोनेंट और मटेरियल, तो अल्टीमेटली असेंबल और उसको फाइनलाइज किसी और ने किया, ठीक है। टू बी यूज्ड इन द अनदर प्रोडक्ट, नेसेसरी वार्निंग्स और इंस्ट्रक्शंस वर गिवन बाय द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर टू द परचेजर दैट सच कंपोनेंट और मटेरियल, बट द हार्म वाज कॉज्ड टू द कंप्लेनेंट टू यूज द एंड प्रोडक्ट। तो एंड प्रोडक्ट क्या था, कार थी, ठीक है। तो यहां पे लिखो कंपोनेंट इन द एंड प्रोडक्ट एग्जाम्पल कार, कंपोनेंट इन द एंड प्रोडक्ट एग्जाम्पल कार। कई बार हम बोलते हैं ना सुपरविजन में रखना है, सुपरविजन में यूज करना है इसको, बड़ों के सामने यूज करना, ठीक है वही। अब थर्ड है एक्सपर्ट सुपरविजन रिक्वायर्ड, ठीक है। हॉस्पिटल परचेजेस अ हाई डोज एनेस्थीसिया मशीन दैट रिक्वायर्स trained anesthesia logistics, ठीक है। The manufacturer provided detailed instructions to the doctor, but an untrained nurse uses incorrectly, harming a patient, और ये बहुत होता है, आखिर नर्स ही लगा लेती है इंजेक्शन, ठीक है। The liability falls on hospital and not the मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो हॉस्पिटल देखेगा कि नर्स ने ऐसा काम क्यों किया। अब वहां लिखो एक्सपर्ट सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, सी में लिखो एक्सपर्ट सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, और ये आता है क्वेश्चन एक्सेप्शंस।
सुपरविजन इज रिक्वायर्ड. ठीक है. अब बच्चे, द प्रोडक्ट वाज वन व्हिच वाज लीगली मेंट टू बी यूज्ड और डिस्पेंस्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट्स और क्लास ऑफ एक्सपर्ट्स. प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स एम्प्लॉयड रीजनेबल मींस और गिव वार्निंग्स और इंस्ट्रक्शन फॉर द यूज ऑफ सच प्रोडक्ट एंड एक्सपर्ट्स ऑफ क्लास एक्सपर्ट्स. ठीक है. लेकिन अल्टीमेटली उन लोगों ने वो चीज नहीं सुनी, तो लाइबल मैन्युफैक्चरर नहीं रहेगा, वो लोग रहेंगे. लास्ट वाला है बच्चे, दारू पी के अगर बोलोगे कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो फिर हम उस पर नहीं आएंगे. ठीक है. यूज अर अंडर इन्फ्लुएंस. अ पर्सन कंज्यूम्स अल्कोहल देन यूजेस अ इलेक्ट्रिक चेन सॉ रिलेक्टलेसली इंजरी हिमसेल्फ. ठीक है. मैन्युफैक्चरर हैड क्लियर वार्निंग्स दैट against use intoxication so they aren't liable. तुम दारू पी के कोई भी प्रोडक्ट यूज करोगे तो फिर हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते. द कंप्लेनेंट यूजिंग सच प्रोडक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एंड एनी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग विच हैज नॉट बीन प्रिस्क्राइब बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर. तो फिर आप उसके लिए प्रोडक्ट सेलर, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को लाइबल नहीं ठहरा सकते. क्लियर है? देखो बच्चे, इसमें है सिर्फ और सिर्फ कितने? 4 पॉइंट. ठीक है. लास्ट वाले में लिख लो यूज अंडर अल्कोहल इन्फ्लुएंस या यूज अंडर इन्फ्लुएंस लिख दो लास्ट वाले में. चारों की हेडिंग याद कर लेते हैं पहले. ठीक है. पहला वाला क्या हो गया? एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दूसरा वाला क्या हो गया? कॉम्पोनेंट इन द एंड प्रोडक्ट, एग्जाम्पल कार. और एक्सपर्ट्स की बात सुननी थी. ठीक है. और यूजर अंडर. चारों की हेडिंग्स याद होगी. अब एक बार अंदर का समझने की कोशिश करते हैं बच्चे. हर जगह आपको ये लिखना है कि मैन्युफैक्चरर ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी थी. चारों पॉइंट नहीं, 3 पॉइंट में, शुरू के 3 पॉइंट में आपको क्या लिखना है? मैन्युफैक्चरर ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए थे. सेम पॉइंट है ये. ठीक है. बस हेडिंग मैंने आपको याद करा ली. तो पहला वाला देखो, प्रोडक्ट वाज परचेज बाय द एम्प्लॉयर फॉर यूज ऑफ वर्क प्लेस. और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने क्या दिया था? वार्निंग दी थी. कंपोनेंट द मटेरियल टू बी यूज्ड इन द अनदर प्रोडक्ट, नेसेसरी वार्निंग इंस्ट्रक्शन किसने दे दी थी? मैन्युफैक्चरर ने. ठीक है. कंप्लेनेंट ने एंड प्रोडक्ट यूज किया और एक्सीडेंट हो गया. उसके बाद प्रोडक्ट वाज लीगली मेंट टू बी डिस्पेंड अंडर द ये सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट. लेकिन मैन्युफैक्चरर ने क्या दिए थे? ये चीज के क्लियर इंस्ट्रक्शंस या वार्निंग्स दे रखी थी. तीनों में सेम चीज है. बस आपको हेडिंग याद हो जाएगी तो आप सेंटेंस फ्रेम कर लोगे. और लास्ट वाला क्या है? द यूजर ऑफ द प्रोडक्ट वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अल्कोहल या फिर ड्रग्स, लेकिन विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर. ठीक है. डॉक्टर भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं. चारों समझ आ गए सबको? चलो, ये हो गया क्या? प्रोडक्ट लाइबिलिटी. छोटा सा टॉपिक था. प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंक्लूड्स, नहीं ऊपर शुरू से. प्रोडक्ट लाइबिलिटी में होता क्या है? मैन्युफैक्चर डिफेक्ट, सर्विसेज में कोई डेफिशिएंसी हो. नहीं बच्चे, प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या है? डिविएशन थोड़ी है उसमें. डैमेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी और पर्सनल इंजरी, डेथ, मेंटल अगोनी, इमोशनल डिस्ट्रेस और एनी लॉस और कॉन्स्टिट्यूरियम वाले सर्विस. ठीक है. और अब ये हो गया प्रोडक्ट लाइबिलिटी. फिर 3 लोग लाइबल रहते हैं प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन के अगेंस्ट: प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सेलर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर. प्रोडक्ट सेलर कब, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कब कब लाइबल रहता है? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, डिजाइन डिफेक्ट हो, स्पेसिफिक डिविएशंस में, स्पेसिफिकेशन में डिविएशंस हैं, एक्सप्रेस और वारंटी नहीं हो, नहीं है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन. वेरी गुड. उसके बाद फिर प्रोडक्ट सेलर कब कब लाइबल हो? सेलर 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 ठीक है. सब्सटैंशियल कंट्रोल ले लिया. दूसरा वाला ऑल्टर और मॉडिफाई कर दे रहा है. तीसरा वाला एक्सप्रेस वारंटी नहीं है. चौथा वाला मैन्युफैक्चरर नोन नहीं है और इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली दिए नहीं है जो मैन्युफैक्चरर ने पास ऑन किया है. अब प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर कब कब लाओ? फॉल्टी, इम्परफेक्ट, इनएडिक्वेट और कॉन्शियस. क्या था? कॉन्शियस विथ होल्डिंग द इंफॉर्मेशन, वो सेकंड वाले में था. ठीक है. और एक्ट ऑफ ओमिशन, कमीशन, नेग्लिजेंस और वार्निंग नहीं है और इंस्ट्रक्शन नहीं है. वही चीज है ना. चलो ठीक है. ये हो गया क्या बच्चे? पूरा मीडिएशन और प्रोडक्ट लाइबिलिटी. अब आ गया है आपका ऑफेंसेस एंड लाइबिलिटीज. बच्चे ऑफेंसेस एंड लाइबिलिटीज में देखो, पहले हेडिंग देखते हैं. सबसे पहले पेनाल्टी किसकी है?
सबसे पहले है कि सेंट्रल अथॉरिटी ने कुछ ना कुछ डायरेक्शंस दिए थे, वो आपने फुलफिल नहीं किया। अभी मैं बताती हूँ पेनाल्टी क्या। सेंट्रल अथॉरिटी यानी जो अपना सीसीपीए था, ठीक है, उसके बाद पनिशमेंट किसके लिए है? मिसलीडिंग के लिए। समझ आ रहा है ना? मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स की होगी। उसके बाद फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स का सब्सिक्वेंट ऑफेंस। उसके बाद कंपाउंडिंग ऑफेंस, आपको पता है क्या होता है कंपाउंडिंग ऑफेंस में, लिख लो रीड। बता रही हूँ ना, बता रही हूँ, जस्ट वेट। उसके बाद बच्चे क्या है? उसके बाद क्या है? पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर सेल, स्टोरिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग और इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स, जो क्या है एक्चुअली, ये क्या होता है? मिलावटी। और क्या बोला तूने? ओ गॉड, वो अडल्ट शिट। पर बच्चे ये अडल्ट्रेंट है, वो करना गूगल, बताना मेरे को कहाँ लिखा है अडल्ट्रेंट का मतलब। मिलावट नहीं होती, फूड अडल्ट्री। हाँ, अडल्ट्रेंट शिट। एक बार विधान गूगल करना ना, यही स्पेलिंग 18 के ऊपर। अब अगर एक मैन्युफैक्चरर है, स्टोरर, सेलर है जो 18 के ऊपर है, तो उसको ये मैनेजमेंट लगे। क्या लिखा है? लो क्वालिटी के सब्सटेंस यूज करता हो। ऐसे ही एक लाइबिलिटी है, वो है सुपीरियस, यानी फॉल्स चीजें आप डाल रहे हो, ठीक है, जो एक्चुअली में किसी ना किसी को हार्म करेगा। और इसका मतलब होता है जाली भी, मतलब आप दिखाने की कोशिश करो नाइकी के शूज है, पर एक्चुअली में वो निक्की के शूज है, ठीक है, वो नाइक, ठीक है। तो वो चीज हो गई कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जानबूझ के जाली प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। अब लाइबिलिटी किस किस की है बच्चे? सबसे पहले हेडिंग्स बताओ मुझे। एक क्या हो गया? सेंट्रल अथॉरिटी की बात नहीं, एक फॉल्स मिसरीडिंग, एक हो गया अडल्ट्रेंट गुड्स, और एक हो गया क्या? सुपीरियस, ठीक है। सुपीरियस नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं? स्पूरियस गुड्स, ठीक है। अब इसकी शॉर्ट में पेनाल्टी देख लो। अगर आपने सेंट्रल अथॉरिटी की नहीं सुनी, ख्वाहिश देखना, हाँ, अगर सेंट्रल अथॉरिटी की नहीं सुनी तो इम्प्रिजमेंट कितनी? 6 महीने। फाइन कब तक? 20 लाख और बोथ, ठीक है। सेंट्रल अथॉरिटी की नहीं सुनी तो क्या बच्चे? 6 महीने, फाइन अप टू 20 lakhs और बोथ। अब मेरे को आपको ये चीज बोलना, पागल हो गए सब। अब बच्चे मेरे को आपको ये चीज बतानी कि पहले मैंने आपको उन चीजों की मीनिंग इसलिए बताया कि कभी भी आपको ऑफेंस और पेनाल्टी आएगी तो आपको ऐसे नहीं लिखनी है। आपको कैसे लिखनी है? आपको लिखना है shall be punished with imprisonment which may extend to 6 months और fine which may extend to 20 lakh और both। पर आपको ये वर्ड बताना है, whoever fails to comply with any direction of central authority। ऐसे नहीं लिखना है पनिशमेंट आ जाए, आपको सेंटेंस फॉर्म में करना पड़ेगा। तो whoever fails to comply the directions of the central authority shall be punished with imprisonment which may be extends to 6 months, fine up to both और फाइन अप टू 20 lakhs और बोथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अगर पहली बार देखी आपकी एड, पहली बार आपकी एड देखी और देखा कि फॉल्स और मिसलीडिंग एड है, तो हमने आपको इम्प्रिजमेंट कितनी लगा दी? 2 years, फाइन अप टू। अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस है, फिर से वही ऐड कर रहे हैं घुमा फिरा के फॉल्स और मिसलीडिंग, तो हम जेल आपको कहां तक भेज देंगे? 5 साल तक भेज देंगे। और फाइन कितना लगा लेंगे? 50 लाख का। तो एक बार देख लो, एवरी, क्या लिखा है? एनी मैन्युफैक्चरर, एनी सर्विस प्रोवाइडर हु कॉजेज फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट टू बी मेड, क्या है? प्री जुडिशियल। प्री जुडिशियल मतलब, अभी बहुत बार बता चुकी हूँ प्री जुडिशियल का मतलब। आगे का सेंटेंस पढ़, आप बताओ। तो और जोर से दबा सर, याद आए। पढ़ना, सेंटेंस पढ़ के याद आ जाएगा। अगेंस्ट, ठीक है। प्रीजुडिशियल मतलब अगेंस्ट, तो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स होगा, तो इम्प्रिजमेंट कितनी होगी फॉल्स मिसलीडिंग में? फर्स्ट ऑफेंस में 2 साल और फाइन अप टू 10 लाख। सेकेंड ऑफेंस, सब्सिक्वेंट ऑफेंस 5 साल और
क्लियर हो गया सबको? चलो, अडल्ट्रेटेड गुड्स यानी क्या? मालिक हो, पुअर सब्सटेंस प्रोडक्ट्स, लिख लिया पुअर सब्सटेंस, ठीक है। अब अगर कोई इंजरी नहीं हुई है, ठीक है, कोई इंजरी नहीं हुई है मतलब प्रोडक्ट में गलती है लेकिन कोई ऐसी मेजर इंजरी नहीं हुई है, तो हम कितनी जेल लगाएंगे? 6 महीने, और फाइन कितना लगाएंगे? 1 लाख, ठीक है बच्चे। इसमें और बोध नहीं है, तो तुम और बोध सिर्फ ऊपर वाले में, सेंट्रल अथॉरिटी। अगर इंजरी हुई है, थोड़ा बहुत चोट लगी, जैसे मुझे यहाँ गिरने से लगी थी, थोड़ी बहुत चोट लगी हो, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, फाइन अप टू 3 लाख। ग्रीवियस हर्ट यानी हाथ पैर टूट गया है, ठीक है, बिल्कुल निकल आए हैं हाथ पैर, ठीक है, तो फिर इम्प्रिजनमेंट कितनी? 7 ईयर्स, फाइन अप टू 5 लाख। बता रही हूँ उसमें कहाँ लिखा है, ठीक है। उसके बाद डेथ, डेथ अब अगर हो रही है, डेथ ही हो गई प्रोडक्ट यूज करने से, तो इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 7 ईयर्स विच में एक्सटेंड्स टू लाइफ, एंड फाइन नॉट लेस देन 10 लाख। नॉट लेस देन लिख दिया मतलब मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, समझे? समझे? एक बार फिर से, अगर अगर 18 साल से ऊपर वाला मैन्युफैक्चरर या पुअर सब्सटेंस यूज करता है तो इंजरी होगी, कोई इंजरी नहीं है तो इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ्स, फाइन अप 1 लाख। इंजरी है तो ये सीधे क्या है? इम्प्रिजनमेंट कब तक? अप टू 1 ईयर, फाइन अप टू 3 लाख। ग्रीवियस हर्ट हुआ है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, फाइन अप टू 5 ईयर्स, 5 लाख। 7 ईयर्स 5, ठीक है। डेथ हो गई तो नॉट लेस देन 7 है, और कहां तक जा सकती है? लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, और फाइन नॉट लेस देन 10 लाख तो भरने पड़ेंगे भैया, ठीक है। अब सपीरियस गुड्स, ठीक है, यानी फॉल्स या जाली बना रहे हो, तो फिर इंजरी हुई तो इम्प्रिजमेंट कहा? 1 ईयर, फाइन अप टू 3 लाख। ग्रीवियस हर्ट हुआ तो इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर्स, फाइन अप टू 5 लाख। डेथ हुई, इम्प्रिजमेंट नॉट लेस देन, सेम चीज, और नॉट लेस देन डेथ की केस में सेम है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है तो एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसका फोटो लो और ये आपकी बुक में लिखा होना चाहिए बच्चे। एक सेकंड में रेड रेड मार्क हटा दूं। डन। चलो 5 मिनट का ब्रेक, फिर हम ई कॉमर्स चालू करेंगे, ठीक है। पॉज कर रही हूँ। नेक्स्ट है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आपको पता है डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या कर रहे हैं वो लोग? बाइंग एंड सेलिंग। अब बहुत इजी इजी टॉपिक है, ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग बचा है, ठीक है। ई कॉमर्स मतलब क्या? जो तुम Myntra से ऑर्डर करते हो वो ई कॉमर्स बिजनेस है, ठीक है। अब वो कह रहा है ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, जो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। अब इसके रूल्स हैं, रूल्स कौन से हैं बच्चे? 2020 रूल्स ने क्या क्या इंक्लूड कर दिया? वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जिनको आप बॉट या सोल्ड करते हो डिजिटली एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, सारे मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स इंक्लूडिंग अ मार्केट प्लेस और इन्वेंट्री मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स, मतलब इसमें अमेजॉन और फ्लिपकार्ट भी कवर हो रहा है। All e-commerce retail including multi-channel single brand retail and single brand retail in a single multi format, जैसे जोमेटो है, ठीक है, उसके फिर 3 ब्रांड्स हो गए ना मेन कंपनी के, वो चीज है। ऑल फॉर्म्स ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अक्रॉस ऑल मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स। फिर ई कॉमर्स में जो अनफेयर, अच्छा, जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ रहे थे, तो जब हम कंज्यूमर की डेफिनेशन पढ़ रहे थे उसमें हम बोल रहे थे कि इट इंक्लूड्स ऑल द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो ई कॉमर्स के थ्रू हो रहा है, इसलिए आपको ई कॉमर्स रूल समझाया जा रहा है। ई कॉमर्स में हर वो प्रोडक्ट सर्विसेज जो आप ई कॉमर्स के थ्रू बाय या परचेज करते हो डिजिटली ओवर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, उसमें वो सारे मॉडल, सारे मार्केट प्लेस वो भी आते हैं। मल्टी ब्रांड चैनल आपके यहाँ, सिंगल ब्रांड की मल्टी चैनल्स वो भी कवर हो जाते हैं, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी कवर हो जाते हैं जो ई कॉमर्स के साथ आप करते हो, ठीक है।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो ई कॉमर्स रूल्स 2020 हैं shall not apply to any activity of natural person carried in a personal capacity not being a part of any professional commercial activity undertaken on a regular or systematic basis. आप अगर कंज्यूमर वाला बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे हो तो वो चीज इसमें इंक्लूड नहीं होगी. आपने खुद के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिकली किया है तो उसमें हम इस चीज को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. ठीक है. अब ई कॉमर्स एंटिटी, आप मुझे बताओ ई कॉमर्स एंटिटी की ड्यूटी क्या होगी बच्चे. एंटिटी यानी आप समझ लो सपोज महिंद्रा ही ले लेते हैं, ठीक है, या नायका ले लेते हैं. इनकी ड्यूटी क्या है? प्रोडक्ट टाइमली पहुंचाना, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे, ठीक है, जो दिखा रहा है वही भेजे, और डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, और एड्रेस पे ही भेजे, ऑब्वियसली आफ्टर सेल सर्विस देने की कोशिश करे. और मैं बोलूंगी यार सबसे पहले डिस्क्रिप्शन सही दे. अगर तू प्रोडक्ट कोई दिखा रहा है तो प्लीज मेरे को सही ब्रांड बता, सही चीज दिखा, वो सारी चीजें. तो अब बच्चे हम क्या करेंगे, इन लोगों ने ना बहुत सारे आपको पॉइंट्स दिए, देखो 11 पॉइंट्स, ठीक है, हम साइड में लिखते जाएंगे, हैं बहुत इजी, हम हेडिंग्स बनाते जाएंगे. ठीक है, चलो पहला वाला कह रहा है कि अगर ई कॉमर्स क्या है, एक कंपनी है, ठीक है, फॉरेन कंपनी है, या फिर कंपनीज नए वाले एक्ट्स हैं या पुराने एक्ट्स हैं, ऑफिस ब्रांच एजेंसी आउटसाइड इंडिया है उसकी, तो उनको इट शैल अपॉइंट, सबसे पहले उनको कौन अपॉइंट करना है, एक नोडल ऑफिसर या फिर एक ऑल्टरनेटिव सीनियर डेजिग्नेटेड फंक्शनरी हु इज रेसिडेंट इन India to ensure compliance with the provision of the act. Every e-commerce entity shall provide the following information in clear and concise manner. तो सबसे पहले आप लिख लो appointment of nodal officer. Appointment of nodal officer. सेकेंड पॉइंट में लिखो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन. सेकेंड पॉइंट में लिखो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन डैश, लिखा डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन. सेकेंड पॉइंट में कौन सी इंफॉर्मेशन ना, लीगल नेम, एड्रेस, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन. लीगल नेम, एड्रेस, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन. डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या क्या लिख रहे हैं हम, लीगल नेम, एड्रेस, वेबसाइट और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन. सबसे पहले उनको क्या करना है, एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना है. दूसरा पॉइंट क्या करना है, उनको डिस्क्लोज करनी है इंफॉर्मेशन. कौन सी इंफॉर्मेशन बच्चे, लीगल नेम, एड्रेस, वेबसाइट और, वेरी गुड, ठीक है. सेकंड पॉइंट सबको समझ आ गया. तो ज्योग्राफिकल वेबसाइट वही लिखा है, ईमेल, कस्टमर केयर एज वेल एज ग्रीवेंस ऑफिसर. ठीक है. थर्ड पॉइंट देखो, शैल नॉट अडॉप्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वेदर इन कोर्स. तो वहां लिखो नो यूएफपी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, नो यूएफपी. फोर्थ वाले में लिखो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म. तो एक ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा. ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, तो जीआरएम भी लिख सकते हो, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म. उसके साथ वहीं पे मार्क करो अपॉइंट अ ग्रीवियंस ऑफिसर, अपॉइंट अ ग्रीवियंस ऑफिसर, लिखा. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट में देखो ग्रीवियंस ऑफिसर को कंप्लेन विद इन 1 मंथ क्या कर लेनी है, रिजॉल्व कर देनी है. 48 आवर्स हैं उसके पास, कंप्लेन रिसीव करेगा, उसके 48 आवर्स में क्या करनी है, 1 महीने में रिड्रेस करनी है ना कंप्लेन. ठीक है. तो साइड में लिखो जीओ, जीओ, जीओ यानी ग्रीवेंस ऑफिसर डैश, जीओ डैश रिजॉल्व विद इन 1 मंथ, रिजॉल्व विद इन 1 मंथ. फिर बच्चे क्या है, अगर आप इंपोर्टेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, इंपोर्टेड गुड्स की सेल करते हो अगर आप, तो आपको मेंशन करना है ऑफ द डिटेल्स ऑफ द इंपोर्टर. तो वहां लिखो डिटेल्स ऑफ एनी इंपोर्टर, डिटेल्स ऑफ इंपोर्टर. किस पॉइंट में लिख रहे हैं हम ये, 6, डिटेल्स ऑफ द इंपोर्टर. 7th पॉइंट में लिख, देखो वो बोल रहा है हर ई कॉमर्स को बेस्ट एफर्ट लगाना है, बिकम अ पार्टनर इन कन्वर्जेंस प्रोसेस ऑफ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन और कंज्यूमर. एक ये वेबसाइट है बच्चे, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. यहाँ पे आपको क्या बनना है, इसका मेंबर बनना है. ठीक है, इसका पार्टनर बनना है. तो लिखो पार्टनर ऑफ, पार्टनर विथ या पार्टनर ऑफ एनसीएच,
NCH, NCH यानी हेल्पलाइन, पार्टनर विथ NCH। उसके बाद बच्चे, no commerce entity shall impose any cancellation charges on the consumer after confirming purchase unless similar charges are also borne by e-commerce entity if they cancel the purchase order unilaterally for any reason। जैसे कि बच्चे, आपने Amazon से कुछ ऑर्डर किया, ठीक है, अब Amazon से मैंने मान लो कोई और ब्रांड के लिए ऑर्डर, कोई और ब्रांड बोलो। Amazon से फ्लिपकार्ट का कैसे ऑर्डर करूंगी बच्चे? Amazon में किसी और ब्रांड का ऑर्डर किया, ठीक है, क्या बोला तूने? अच्छा, नाइकी का सपोज ऑर्डर किया, नाइकी और Amazon की भी डील होती होगी ना, तो नाइकी बोलेगा भाई Amazon तू मेरे ऑर्डर जितने कैंसिल करेगा मैं तेरे से कैंसिलेशन चार्जेस लूंगा। ये किसने बोला? नाइकी ने। अब मैंने ऑर्डर किया है और मैंने कैंसिल किया है, तो अब Amazon मुझसे कैंसिलेशन चार्ज ले सकता है? हाँ, क्योंकि नाइकी उससे काटेगा ना। देखो, अपने मन से Amazon कैंसिलेशन चार्जेस नहीं लेगा, लेकिन अगर ब्रांड इंपोज कर रहा है उस पे तो वो भी कैंसिलेशन चार्जेस लेगा। क्योंकि वो क्यों भरेगा 200-200 रुपए हर बार बच्चे? पहले Myntra में कैंसिलेशन चार्जेस नहीं होते थे, अब होने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी उनसे लेने लग गई है। क्लियर है सबको? तो वहां पे कौन सा पॉइंट है ये? 8th पॉइंट, ठीक है। 8th पॉइंट में लिखो, नो कैंसिलेशन फीस, no cancellation fees unless e-commerce bears it, unless e-commerce bears it। लिखा? हाँ, BEARS स्पेलिंग पूछ रही है। चलो 9th पॉइंट देखो, 9th पॉइंट कह रहा है एवरी ई कॉमर्स एंटिटी शैल ओनली रिकॉर्ड द कंसेंट ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द परचेज और द सर्विस ऑफर्ड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म व्हेयर द कंसेंट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू एन एक्सप्लिसिट और अफर्मेटिव एक्शन। नो सच एंटिटी शैल रिकॉर्ड सच कंसेंट ऑटोमेटिकली इंक्लूडिंग इन द फॉर्म ऑफ प्री टिक चेक बॉक्सेस। हाँ, डरा क्यों रही हो यार? करिए, ठीक है। अब बच्चे ये कह रहा है कि भाई जब कंज्यूमर की कंसेंट आएगी तभी कंसेंट लेनी है, अपने मन से प्री टिक चेक बॉक्स कंसेंट नहीं करनी है। मतलब कि अगर मैंने किस चीज को अलाउ कर लिया तो आप ये मत मानो कि मैंने सारी चीजों को अलाउ कर दिया। आप हर बार मुझसे कंसेंट लो। तो जब अपन टर्म्स एंड कंडीशन आते हैं एक बार चेक करते हैं, फिर कुछ आते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर कुछ आते हैं। इसको ये नहीं आता कि प्री फिल हो जाए, वो प्रीफिल नहीं होके आता है, ठीक है। एड्रेस वगैरह भी ऑटोमेटिकली ऑर्डर नहीं होता, जब तक आप टिक नहीं करते तब तक वो एड्रेस नहीं कंफर्म करता है। तो बिना उसकी कंसेंट के आप आगे प्रोसेस मत करना। 9th पॉइंट में लिखो एक्सप्लिसिट कंज्यूमर कंसेंट। एक्सप्लिसिट यानी एक्सप्रेस कंज्यूमर कंसेंट होनी चाहिए, क्लियरली एक्सप्रेस्ड कंसेंट होनी चाहिए। तो एक्सप्रेस कंज्यूमर कंसेंट, नो प्री टिक चेक बॉक्सेस, no pre-tick checkboxes, no pre-tick checkboxes। डन बच्चे? चलो अब क्या है बच्चे? 10th point, every commerce entity shall effect all the payment towards accepted refund request of the consumer as prescribed by the RBI। तो रिफंड मांगते हैं तो मिलता है ना, जो वेबसाइट बोलती है उसको ये देना पड़ेगा। वहां लिखो टाइमली रिफंड होना चाहिए, तो टाइमली रिफंड 10th पॉइंट में क्या हो गया? टाइमली रिफंड। 11th पॉइंट में नो फेयर प्राइसिंग एंड नॉन डिस्क्रिप्शन। लास्ट पॉइंट में लिख लो फेयर प्राइसिंग एंड नॉन डिस्क्रिप्शन। जो 11th पॉइंट है ना, नो कॉमर्स एंटिटी कभी भी मैनिपुलेट नहीं करनी चाहिए प्राइस को, जो दिया हुआ है उसी पे चार्ज करना चाहिए। fair pricing and no discrimination, I'm sorry। एक बार साइड हेडिंग्स बोलो। ड्यूटीज ऑफ एन ई कॉमर्स एंटिटी, सबसे पहली ड्यूटी क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ ए नोडल ऑफिसर। दूसरी क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? लीगल नेम, एड्रेस, वेबसाइट और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। 3rd पॉइंट क्या है बच्चे? नो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। 4था पॉइंट क्या है? ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना है। 5वां पॉइंट क्या है? ग्रीवियन ऑफिसर क्या करेगा?
1 मंथ लेगा रिजॉल्व करने के लिए, वेरी गुड। उसके बाद क्या है बच्चे? हाँ, हैं? डिटेल्स ऑफ द इम्पोर्टर, उसके बाद पार्टनर ऑफ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन बना लेना है, और नो कैंसिलेशन फी अनलेस द खुद ई कॉमर्स बेस इट, वेरी गुड। उसके बाद एक्सप्रेस कंसेंट होनी चाहिए, एक्सप्लिसिट कंज्यूमर कंसेंट। उसके बाद ठीक है, पहला पॉइंट क्या है बच्चे? टाइमली रिफंड देना। उसके बाद प्राइसिंग, नो डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर है सबको ड्यूटीज? चलो इसके बाद है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी देख लेते हैं, इसके बाद क्या है? ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी वीक फिर से है। इसके बाद कौन सी क्लास है तुम्हारी? जीएसटी की, जो आ जाए। चलो एक काम करो, 10 मिनट का ब्रेक लो, सुबह से पढ़ रहे हो, फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई बात नहीं।